उसके साथ जब कुछ गलत होता है तो वो यही कहता है कि कल मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जाहिद राव और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाज़रीन, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि हम इस प्रोग्राम में हर वर्दी की एक मुख्तलिफ़ कहानी लेकर आते हैं और आज जिस वर्दी की बात होने जा रही है वो एक मौज़े शोबा वकालत है। और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर कानूनदान एडवोकेट फ़रहान अली खान साहब। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर आम आदमी की सवाल से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आम आदमी कानून को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता, तो वकील इसमें आम आदमी की क्या मदद कर देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। आपने ये पूछा कि आम आदमी को कैसे अवेयरनेस दी जाए लॉ। जी बिल्कुल। तो जी सबसे पहले ये है कि लॉ एक पार्टिकुलर फील्ड है ना, तो किसी भी पार्टिकुलर फील्ड को समझने के लिए इतनी आसान नहीं होता कि उसको समझा जाए जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, उसकी स्टडी नहीं करोगे। पर आजकल बिल्कुल आसान है, इंटरनेट जो है ना हर जगह पे मौजूद है। कोई भी अगर बंदा किसी लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो इंटरनेट पे गूगल में चला जाए या यूट्यूब पे चला जाए, वहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स और वीडियो भी बने हुए हैं, वो उनसे इंफॉर्मेशन। मतलब आपकी जो वकला बरादरी है उन्होंने जी काफ़ी सारे उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं जो अवेलेबल हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप वहाँ पे यूट्यूब पे और गूगल पे जाके सर्च करके आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। और मज़ीद कोई आप अगर इम्प्रूवमेंट उसमें लाना चाहते हो या किसी पार्टिकुलर फील्ड में आप इंफॉर्मेशन लेने चाहते हो तो इजी बुक अवेलेबल हैं हमारे। और काफ़ी सारे वकला साहिबान हमारे जो हैं वो न्यूज़पेपर में, डिफरेंट मैगज़ीन में वो अपने आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ का तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सर, अगर कोई जो शख्स है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो ये सारी चीज़ों से तो बिल्कुल बेचारा महरूम है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। पर वो अगर यूट्यूब पे चला जाए तो वीडियो तो देख सकता है, इंग्लिश एज वेल एज उर्दू में भी वो वीडियोज़। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे कोई लोग आए, कभी आपसे पूछा कि ये बिल्कुल, आई फील प्राउड और मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई मुझे आए और कोई इवन मुझे कोई फ़ोन करता है सर इस मसले में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, तो मैं ईज़िली उसको बताता हूँ और मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरी वजह से किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिले या कोई नॉलेज मिलेगा। अच्छा सर, इस मुल्क का बानी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील, नो डाउट सही है सर, और एक बैरिस्टर थे। तो सर ये मतलब इतना एक ख्वाब क्यों बन के रह गया पाकिस्तान में? कानून को फॉलो करना एक ख्वाब बनकर क्यों रह गया? वजह क्या है इसके पीछे? जी आपने बहुत सही बात की। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज अ वेरी लेजेंड लॉयर। ये कुछ है सही नहीं है, कानून जो है ना सही चल रहा है और कुछ जो है ना लिकोना है। पर कहाँ सर वीकनेस कहाँ पर? ये कि अकेल जो जुडिशरी होती है उसके जो ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें पहले तो सबसे पहले तो पुलिस आ जाती है, उसमें बाद प्रोसिक्यूशन आ जाती है, फिर अदलिया आ जाती है। तो इनमें थोड़ा कोऑपरेशन में थोड़ी सी जो है ना डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो है ना मतलब पुलिस और वकला के दरमियान की जो गैप है वो बिल्कुल। शुरू में जो भी केस होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है, तो हमारी पुलिस इतनी ट्रेंड नहीं है, उनके पास एक इतनी इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, प्रॉपर उनकी एजुकेशन नहीं है, जिसकी बिना पे जो है ना फिर आगे प्रोसिक्यूशन होती है। पहले तो हमारे जुडिशरी सिस्टम में प्रोसिक्यूशन होती नहीं थी। 2007 के बाद हर प्रोविंस ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट किया है, वो अभी काम कर रहा है और दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है और इंशाल्लाह आगे आती भी रहेगी। सर वकला मतलब एक लोग समझते हैं ज़ाहिर एक बहुत मुश्किल शोबा है जी, तो लोगों की आप मदद कैसे करते हैं? मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो ज़ाहिर है वो पैसों के मामले में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनकी कैसे मदद हो सकती है? विदाउट मनी आप लोग कैसे उसको? जी हमारे लेजेंड मतलब आप लोग करते हैं, अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जनाब, ही वाज आल्सो ब्रिलियंट लॉयर
और उनका कहना था कि जो ना वकालत जो है ना अल्लाह पे तवक्कुल करने वालों का पेशा है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बाकी शुबे इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर हो गई, उसमें तो पास करने के बाद फ़ौरन आपको जॉब मिल जाती है, कहाँ ना कहाँ सरकारी जॉब आपको नहीं मिली तो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में आपको 100 चांसेस होते हैं और अच्छा आपको पैकेज मिलता है। पर लॉयर फील्ड में बहुत जो ना टफ़ टाइम होता है, स्पेशली पहले जो 4-5 साल होते हैं ना तो बहुत टफ होते हैं। काफ़ी सारे इवन मोस्टली 50% जो है वो विड्रॉ कर जाते हैं, वो विड्रॉ करके फिर वो क्या करते हैं? किसी और फील्ड में चले जाते हैं। मतलब वो वकील होते हैं, वकील होते हैं पर वो प्रैक्टिस करना छोड़ जाते हैं। तो हम कोई भी गरीब बंदा आता है तो जो ना मैं क्या पर बहुत सारे हमारे काफ़ी अच्छे वकील हैं और इवन काफ़ी NGOs वगैरह बनी हुई हैं, काफ़ी फर्म बने हुए हैं जो पुअर पर्सन आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब आपने बाकायदा एक इदारा खोला हुआ है जहाँ पे जो भी सपोर्ट करते हैं। तो ये वकीला बरादरी का ही है या वकीला बरादरी वालों ने बनाया हुआ है, कुछ NGOs भी बनाई हुई हैं इंडिविजुअली। मेरे पास भी इवन कोई आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जितनी कंसेक्शन होती है मैं वो भी करता हूँ, इवन जो जिसके पास नहीं भी होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो। अच्छा, मतलब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक बड़ा हमारे पास अलमिया है कि वकला जो हैं हमारे वो तो अपना काम कर रहे हैं, अब जजेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो भी सारे अपना काम कर रहे हैं। तो सर कहाँ पर मतलब वजह क्या है कि केसेस जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, केसेस स्टार्ट हो जाते हैं और वो ख़त्म उस वक्त होते हैं जब वो उसकी 40वीं बरसी होती है या 60वीं बरसी होती है, उसके बाद जाके वो उसका फैसला आ रहा होता है कि उसके बच्चे भी बुढ़े हो जाते हैं और उसके बाद उसका फैसला आ रहा है। उसकी वजह क्या है? राव साहब आपने बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन किया। वाकई ये पहले होता था, अभी भी हो रहा है, पर इसमें बहुत सारी वजहें। 3 इम्पॉर्टेंट मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले तो पुलिस, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जो है ना उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं फिर सेकंड में जब केस मतलब उनकी वीकनेस होती है, ऐसे कि नहीं जानबूझ के नहीं करते पर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, इक्विपमेंट उनके पास नहीं है। अच्छा, उनके आगे बताते हैं आगे नहीं, हमें बताते तो नहीं है पर हमें पता होता है जो ना कि ये है, और जो ना बजट न होने की वजह से फिर केसेस में आते हैं। और हमारा लॉ जो है ना अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि आउटडेटेड है और डिसमिल है, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे लिकोना हैं और जो ना उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। उसमें जो ना रियायत दी गई है कि आप भाई इतने दिन के बाद एडजन लगा सकते हो, आप जो ना बीमार हो नहीं आओगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा, जिस वजह से। और काफ़ी जगह पे वकला साहबान भी जो है ना सॉरी विद द सेम में करना पड़ता हूँ कि वो भी इंटरेस्ट न लेने की वजह से भी देर होती है। पर इसका मज़ीद ये है कि अभी जो है ना चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना मॉडल क्रिमिनल कोर्ट कायम कर दिए हैं और वो विद इन 3 मंथ जो है ना फैसला सुनाती हैं। तो ये अभी गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी जुडिशरी की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल कोर्ट बने और जो भी पुराने आउटडेटेड केसेस हैं जो केसेस का है फ़ौरन से जो ओल्ड केस है, हाँ जी, अच्छा स्टेप है। और 3 महीने के अंदर उनको ना उसमें जो ना कोई भी एडजन की कंसेशन नहीं होती है, विद इन 3 मंथ वो जो ना केस को डिसाइड करना होता है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बातों का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फरहान अली शाह साहब। सर आपसे बात चल रही थी मोस्टली केसेस में सर, जैसे इवन मर्डर के केसेस में भी लोगों को बेल कैसे हो जाती है? मुजरिम है, उन्होंने मर्डर कर दिया, एक जान ले ली है, तो उसको सर बेल कैसे मिल सकती है? राव साहब, बहुत आपने इंटरेस्टेड क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्रिमिनल कोड प्रोसीजर है 1989, उसमें 3 किस्म की जो ना बेलें डिस्क्राइब हैं, बयान की गई हैं। एक बेल होती है बेल इन बेलेबल ऑफेंस, सेकंड वन होती है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, और एक होती है प्री अरेस्ट बेल, गिरफ्तारी से पहले
गिरफ्तारी से पहले प्री अरेस्ट बेल उसको बोलते हैं। तो जो अगर किसी ने छोटा क्राइम किया हो ना, जो जिसकी CRPC में एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें ऑफेंस दिए हैं, अगर छोटा ऑफेंस किया है उसमें अगर CRPC छोटे ऑफेंस में क्या मकसद ये छोटे ऑफेंस में जिसकी 3 महीने या 6 महीने से कम सजा होती है, या 3 महीने से या 6 महीने से सज़ा भी कम होती है, और जिनकी सज़ा जेल नहीं बल्कि जुर्माना फाइन होता है, तो ऑटोमेटिकली इवन वो जो अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो अदालत में पुलिस उनको लेके आती है, तो बगैर बेल दाखिल करने के भी उनकी बेल हो जाती है, क्योंकि कानून में फिर सेकंड वन जो आता है वो होता है प्री अरेस्ट बेल। कोई भी आप बड़ा जुर्म करते हो या शुरू में प्री अरेस्ट बेल देने के लिए सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया होता है कि पुलिस की मेलाफाइड हो, बदनीयती हो पुलिस की, किसी दुश्मनी के बिना पे आपके ऊपर किसने बेल दाखिल झूठी FIR लॉन्च की हो, जो B क्लास के लाता है जी, वो कोई और चीज़ होती है। तो प्राइमा फेशा आप अदालत में आ गए, अदालत देख रही है कि भाई बंदा शरीफ लग रहा है और FIR में से भी सबूत भी यही कह रहे हैं कि इसका ये नहीं है, झूठा उसको जो है ना ड्रैग किया है, तो उसमें भी उसकी फ़ौरन बेल हो जाती है। फिर आके फिर ट्रायल प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो जहाँ हाई कोर्ट में से होती है या डिस्ट्रिक्ट जज में होती है, फिर वो कंसर्न कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ पे आगे जो ट्रायल कोर्ट होती है वो डिसाइड करती है कि इसकी बेल कंफर्म करें या इसको रीअरेस्ट करें। अच्छा सर, मेन सवाल है मर्डर का। मर्डर मुझे समझ एक आम आदमी भी नहीं समझ सकता, मुझे भी नहीं समझ आती कि उस शख्स को कैसे बेल मिल सकती है। बिल्कुल, आपने इंटरेस्टेड क्वेश्चन किया है। मैं भी जब मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया तो मैं भी ये बोला था कि जब एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल कैसे हो जाती है, पर ये एक टेक्निकलिटीज़ होती हैं, एक लायर ही उसको समझ सकता है, क्योंकि कानून में एक वहाँ कंसेशन दी होती है। अगर उस कैटेगरी में कंसेशन ये है कि अगर आपने मर्डर भी किया और आपके ऊपर ऐसी एलिगेशन है जो FIR से जाहिर नहीं हो रही, प्राइमा फेशा बोलते हैं कि मकसद ज़ाहिरी तौर पे, तो अगर आपका फर्दर इंक्वायरी में केस फॉल करता है, मकसद जज देखेगा कि भाई अभी कोई पक्का प्रूफ नहीं है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करे कि इसको जो है हो सके इन्वेस्टिगेशन में या एविडेंस कलेक्ट करने में 2 साल लगे, बेचारा क्यों जेल में रहे। वो वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी होता है कि हमारे जेल में कैपेसिटी नहीं होती, वो जेल में अगर के सारे नहीं होती तो वो कहते हैं वहाँ पे बेल दे के और उसको जो ना बेल देने से का ये मतलब नहीं होता कि वो अक्यूटल हो गया, छूट गया, हर डेट पे उसको आना पड़ता है, और श्योरिटी जिसको जो ना मचल के बोलते हैं वो जमा कराना पड़ता है, और कोई भी बंदा उसकी गारंटी लेता है अदालत से लेके उस बंदे की गारंटी दे के उसको, मतलब शख्सी जमानत आप उसको बोल सकते हैं, यही बेल का मकसद होता है। दूसरा ये कि अगर कोई भी मर्डरर है वो जो ना ओल्ड एज है, अच्छा 15 साल से कम उसकी उम्र है, अच्छा उसके बाद लेडीज़ है, लेडीज़ ने भी कोई मर्डर किया है और 6 महीने ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको भी बेल दी जाती है। और मेन इसका जो रीज़न ये होता है कि जो ना जेलिस में कैपेसिटी नहीं है, वहाँ जाएंगे, अच्छा वो मेन रीज़न ये है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये भी रीज़न है कि जो जी हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्दी की, जी आप भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ज़ाहिर है वकला बरादरी हमारी यूनिफॉर्म पहनती है। सर आपकी क्या कहानी है, आपके पास कोई ऐसा केस हो जो आप हमारे साथ या आवाम के साथ डिस्कस करना? बहुत सारे केसेस आते हैं रोज़ाना जो ना काफ़ी इंटरेस्टेड केस है। वन ऑफ द इंटरेस्ट केस में आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक लेडीज़ थी, तो ही वाज रियल ओनर ऑफ हाउस था एक गुलशन है इकबाल में, तो वो उसने किसी को रेंट पे दे दिया तकरीबन 2004 में, रेंट पे दे दिया, और उसके बाद वो अब्रोड बाहर चली गई। तो कुछ महीने तक तो वो जो केस तो वो रेंट देते रहे उसको, और जो ने उसका और पीछे कोई नहीं था पाकिस्तान में, तो जो रेंट पे थे बंदे उन्होंने उसके ऑक्यूपाई हो गए इलीगली और कब्जा कर लिया, और झूठे उन्होंने कागजात बना लिए कि भाई हम इसके रियल ओनर हैं। तो वो बाहर थी किसी जॉब में। और वो कितने अरसे बाद आई मैडम? वो तकरीबन 14 साल के बाद। अच्छा हाँ, और 14 साल का रेंट उनको नहीं मिला, नहीं दिया, उल्टा उन्होंने जो है कब्जा कर दिया, उन्होंने बोला कि हम ओनर हैं। फिर आई उसने जो है आके केस दाखिल किया, और जो है पहले किसी और वकील साहब के पास था पर वो इंटरेस्टेड नहीं था, छोड़ दिया उसने। फिर वो मेरे पास आई। तो कितने साल तकरीबन जो है वैसे तो वो डिफरेंट फोरम्स में कई, पर जो है उसने केस जो दाखिल किया 2016 में केस 16 में जी। फिर 2 साल किसी और वकील साहब ने केस चलाया, फिर 2 साल के बाद वो मेरे पास आई। उसका वन ऑफ दी लाइफ का सबसे कंटेस्टिंग और इंटरेस्टेड था, क्योंकि जो रहे हुए थे बंदे उन्होंने जो है उस पर झूठे कागजात भी बना लिए थे, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल पर जो है हमारा ला तो जो है ये बोल सकते हैं कि थोड़ी डिले होती है, पर जो है इंसाफ हो जाता है। तो
ओरिजिनल उसके पास डॉक्यूमेंट थे और वो जिसकी बिना पे जो है बहुत तो कंटेस्टिंग उसकी कीमत क्या थी जगह की? तकरीबन जो है उस टाइम तो थोड़ी थी 20 लाख 2 मिलियन, और अभी तो उसकी तकरीबन 1 करोड़ 10 मिलियन की जो प्रॉपर्टी थी उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो ना लेकिन अब वो मिल गई उसको, जो इलीगल थे ऑक्यूपायर उनको जो ना वेकेट करा के जो रियल ओनर थे लेडीज थी उसको मैंने जो ना कराया। और मेरा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और जो ना तो मतलब आपने कितने तकरीबन कितने 2 साल टोटल 2004 में उन्होंने जी 2004 में उन्होंने रेंट आउट किया था। उसके बाद 16 साल के बाद 14 साल के बाद जी वो आई वापस 2 साल आपके पास केस रहा, देन आपने उनको घर वापस, मतलब टाइम लग गया 4 साल लग गए 4 साल जी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको जो ना एरियाज जो थे पिछला किराया था वो भी इसको दिलवाया जब से जो अच्छा मतलब वो भी मिले, वो वाला उन्होंने दे दिया जी बिल्कुल। अदालत में अगर आप अपना केस इस्टेब्लिश कर गए, इवन जो ना उसको डैमेजेस भी मैंने दिलवाए। अच्छा जो जाहिर है उस वक्त तो उन्होंने बना दिया था अच्छी कंडीशन में होगा, बिल्कुल झूठे उसने जो ना डॉक्यूमेंट बना के डैमेजेस भी उसको लेडीज को मैंने दिलवाए। सर ज़बरदस्त। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से या किसी वकला बरादरी को या आवाम को कुछ ऐसी अवेयरनेस देना चाहें कि वकील जो हैं वो आपके दोस्त हैं जी? तो क्या अच्छा आप जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पैगाम तो कोई ख़ास नहीं है, मकसद थोड़ा सा पता नहीं क्यों सोसाइटी में जो ना हमारे वकीलों के ख़िलाफ़ जो ना सोचा था, ऐसे नहीं है, वकील वकलागर्दी कोई नहीं है, हम भी हमें क्रीम ऑफ सोसाइटी समझा जाता है, सबसे ज़्यादा सिविलाइज हैं हम, और जो ना एक्चुअली एहतजाज वगैरह करते रहते हैं, राइट्स के लिए डिमांड करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है राइट्स तो ज़ाहिर है एहतजाज बिल्कुल। ऐसे तो पाकिस्तान है, आपको पता है, ऐसे तो जो ना किसी से भी हम टक्कर लेने में कतराते नहीं हैं कभी भी, जो ना हक के लिए और जो ना रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम यकीन रखते हैं। और कभी चलो हो जाता है थोड़ा बहुत जो ना, वरना अदरवाइज हम ट्रांसग्रेस जो ना नहीं करते किसी भी लॉ को। और सारे इंस्टीट्यूट जो है मेरा ये पैगाम है कि अगर अपने हद में रह के काम करें तो ये नेशन और कंट्री के लिए बेहतर हुआ। कोई भी इंस्टीट्यूट अपने आप को बड़ा ना समझे, अपनी लिमिट्स जो ना वो लॉ सबके लिए बराबर है। इस लॉ में ऑल आर इक्वल और कोई भी उसको वायलेट न करे। अगर वायलेट करेगा तो वो जो ना खुद भी नुकसान खाएगा और नेशन और कंट्री के लिए जो ना बहुत नुकसान। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसा कि हर वर्दी की अपनी एक शान होती है और इस मुल्क में जब भी एक गरीब आदमी या एक कमज़ोर आदमी सोचता है या उसके साथ जब कुछ गलत होता है तो वो यही कहता है कि कल मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। इस वर्दी की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील थे और उन्होंने इसी वकालत के ज़ोर से हमें पाकिस्तान में आज़ाद सांस लेने का एक शर्फ बख्शा। ये था हमारा प्रोग्राम कहानी वर्दी की। मैं हूँ आपका होस्ट जाहिद राव। पाकिस्तान जिंदाबाद।